हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा नाज एंड वेलकम टू नाज जोन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम जानेंगे डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद हम कुछ इसके फीचर्स को जानेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि आपका मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसके बाद टॉपिक है हमारा आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे, और लास्ट में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारी बायलिंगुअल चलेगी, इसलिए डोंट वरी, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स जो होते हैं हमारे वो इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, बाय द पीपल, यानी कि जनता के द्वारा रूलर्स को चुना जाता है। जो हमारे लीडर्स होते हैं डेमोक्रेसी में उन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। इसका अब क्या हर जगह जहाँ भी इलेक्शन होंगे क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं। इसलिए इसका मतलब हमें डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके फीचर्स को भी जानने की ज़रूरत है। देखिए व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज़ गुड। डेफिनेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन तो आपकी अच्छी है, लेकिन डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझने के लिए रूलर्स, यानी कि रूलर्स कैसे रूलर्स होने चाहिए, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, कौन जनता सबसे ऊपर है या फिर रूलर्स आपके किस तरह से अपनी पावर को एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें जानने के लिए हमें इसके फीचर्स को जानने की भी ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स जानेंगे कि अगर कोई भी कंट्री जो इलेक्शन करवा रही है वो अपने आप को डेमोक्रेसी कह देगी तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं। डेमोक्रेसी के जो फीचर्स होंगे उसी से हम डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू टेक मेजर डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति रूलर्स नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता, यानी कि जो भी रूलर्स होगा हमारा, जो लीडर होगा डेमोक्रेसी में, वो इलेक्टेड होना चाहिए, किसके द्वारा, जनता के द्वारा होना चाहिए। इस वाली स्टोरी को हम पाकिस्तान की स्टोरी से रिलेट करके समझेंगे। देखिए आपके चैप्टर में 4 स्टोरी दी गई हैं, उन चारों स्टोरी को हम रिलेट करके समझेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका थ्रू इलेक्शन अ फेयर एंड चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए आपके, इसका मतलब जो पावर में अभी है उसको पावर से हटाया भी जा सके, ऐसी पावर किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। थर्ड फीचर है आपका दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल वोटिंग राइट होने चाहिए, सभी को होने चाहिए। जो वोटिंग राइट यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ फीचर है आपका द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन। दैट मीन्स जो आपने अपने लीडर को चुना है, ऐसा नहीं है कि लीडर बनने के बाद वो अब अपनी पावर को एक्सरसाइज करे तो जैसा मन करे वैसा करे, ऐसा नहीं है, यानी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में हमने ये 4 फीचर्स जाने। फर्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होनी चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, और किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। सेकेंड है आपका थ्रू इलेक्शन अ फेयर एंड चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। मीन्स जो भी आपका करंट में रूलर, जो लीडर बना है, इसके जनता के पास ये पावर होनी चाहिए कि जो पावर में आया है उसको पावर से हटाया भी जा सके। थर्ड है आपका दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। इलेक्शन आपके इक्वल वोटिंग राइट होने चाहिए, इक्वल बेस पे होने चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ है आपका द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द फॉर्मेशन, जिसको आपने लीड करा है, जो आपकी गवर्नमेंट बनी है, जो आपका रूलर्स है,
जो आपके लीडर हैं उनको काम भी किसके अकॉर्डिंग करना होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब हम इन चारों फीचर्स को स्टोरी से रिलेट करके समझेंगे जो आपके चैप्टर में स्टोरीज दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका पाकिस्तान की स्टोरी से रिलेट करते हुए समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और क्या जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं, इसलिए हम एक बार अच्छे से स्टोरी से रिलेट करके समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट मीन्स जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसको जनता ने चुना है। ठीक है, हमारा डेमोक्रेसी में फर्स्ट फीचर कहता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होनी चाहिए वो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। अब हम पाकिस्तान की स्टोरी देखते हैं। फर्स्ट पाकिस्तान इन 1999 अ मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ टुक ओवर द गवर्नमेंट। 99 में एक मिलिट्री जनरल था, इन्होंने परवेज मुशर्रफ, इन्होंने क्या करा, पावर को अपने हाथ में ले लिया। दैट मीन्स जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इन्होंने उसे हटाकर पावर में खुद आ गए। किसके, ये एक मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने पावर को अपने हाथ में ले ली। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका इन 2002 ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अब उन्होंने क्या करा, अपने डेजिग्नेशन को भी चेंज कर दिया, किसमें, प्रेसिडेंट में। देखिए वो थे मिलिट्री थे, अब उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को क्या घोषित कर दिया, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। also held a referendum that granted him 5 years of extension, और एक रेफरेंडम करवा लिया। रेफरेंडम मीन्स होता है एक बेसिक इलेक्शन, दैट मीन्स पोल ले लेना कि तुम सारे जनता से एक ओपिनियन पोल लेना कि प्रेसिडेंट में तुम इनको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया, अपनी एक्सटेंशन कर लिया 5 ईयर का। थर्ड है आपका In 2002 he issued a legal framework according to which he amended the constitution। अब 2002 में उन्होंने क्या करा, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करा जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दिया। देखिए अभी जो आपके ये परवेज मुशर्रफ आए, इनकी स्टोरी आपने देखा। फर्स्ट हमने देखा इन्होंने टुक ओवर दी गवर्नमेंट, यानी कि पावर को अपने हाथ में ले ली। ये क्या थे, मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने 1999 में पावर को अपने हाथ में ले ली। सेकेंड इन्होंने क्या करा, अपनी डेजिग्नेशन भी चेंज कर लिया और रेफरेंडम करवा के अपनी 5 ईयर एक्सटेंशन भी कर लिया। थर्ड इन्होंने क्या करा, उसके बाद 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा। क्या चेंज करा, इट गेव द प्रेसिडेंट द राइट टू डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। दैट मीन्स उन्होंने चेंज कर दिया कि जो गवर्नमेंट होगी यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो डिसमिस भी कर सकता है इलेक्टेड गवर्नमेंट को। मतलब ये खुद इलेक्टेड नहीं थे, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इन्होंने चेंज कर दिया कि अब ये उनको हटा भी सकते हैं। डी है आपका द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट वॉज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सिविलियन कैबिनेट थी यानी कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की कैबिनेट थी उसको सुपरवाइज भी कौन कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इस परवेज मुशर्रफ यानी कि जो मिलिट्री जनरल की काउंसिल थी वो इनको सुपरवाइज कर रहे हैं। विच वॉज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री। आफ्टर द लॉ वॉज पास्ड इलेक्शन वॉज हेल्ड इन द असेंबलीज। अब एक बार बताइए, यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं हुआ, इन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, परवेज मुशर्रफ ने पावर को अपने हाथ में ले ली। उसके बाद पावर अपने हाथ में लेने के बाद इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन भी चेंज कर दी। मिलिट्री जनरल से अब इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 5 ईयर एक्सटेंशन भी करवा लिया। रेफरेंडम यानी कि इलेक्शन नहीं करवाया, बस एक ओपिनियन पोल लिया यानी कि बेसिक इलेक्शन करवाया यहाँ पर। उसके बाद एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करा जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इन्होंने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होगी, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर इनको हटा दिया और जो सिविलियन कैबिनेट थी यानी कि जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कैबिनेट थी उसको सुपरवाइज भी कौन कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कर रही है। Therefore, there was elected representative that had some power, but the final power was under the military and General परवेज मुशर्रफ। अब ये बताइए, जो फाइनल पावर आ गई वो जनरल मुशर्रफ के पास आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है? नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किसके पास होगी, उस व्यक्ति के पास होगी जिसको जनता ने चुना है। अब क्या यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ को जनता ने चुना था?
क्या यहाँ पर इलेक्शन हुए थे? नहीं। तो क्या हम पाकिस्तान में कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट फीचर आपने पढ़ा था, फर्स्ट फीचर में हमने क्या जाना था? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डिसीजन मेकिंग पावर उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसको जनता ने चुना है। सेकंड फीचर्स को हम जानेंगे चाइना और मैक्सिको की स्टोरी से। ठीक है, सेकंड फीचर था हमारा अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर होने चाहिए। देखो, इलेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ज़बरदस्ती आपसे मैं इलेक्शन तो करवा रही हूँ, वोटिंग तो करवा रही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको कह दूँ कि आपको ज़बरदस्ती इसी पार्टी को वोट देना है, दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर होने चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, और जो अभी पावर में है करंट में उसको पावर से हटाया भी जा सके, ऐसी पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में होनी चाहिए। ये हमारी सेकंड फीचर बताता है। अब इसकी स्टोरी हम जानेंगे चाइना की स्टोरी से। ठीक है, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। अब चाइना में क्या होता है? एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी हमने बोला कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। द कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेमिनिन डाइबियो दावे नेशनल पीपल कांग्रेस। याद रखना, चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। ये चाइनीज़ नाम आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए नेशनल पीपल कांग्रेस याद रखना। यानी कि चाइना में क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है, एवरी 5 ईयर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और इनकी पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा है, और पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। यहाँ तक तो ठीक था। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि किसी को भी इलेक्शन लड़ने से पहले वहाँ पे जो पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये बताइए, एक ही पार्टी है यहाँ पर, एक ही पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्शन करवाना है, वोटिंग करवाना है, इलेक्शन लड़ना है, तो एक ही पार्टी से आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाउड टू इट। अब यहाँ पर एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है? अगर आपके पास एक ही पार्टी है, यानी कि अब आप वोट देने जाओगे, आपके पास ऑप्शन में कुछ नहीं है, इलेक्शन हो रहा है, तो वोटिंग आप किसको दोगे? सिर्फ उस एक पार्टी को ही दोगे। दैट मीन्स वहाँ पर क्या इलेक्शन सही तरह से हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी को आप वोट दे रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी हम कहेंगे यहाँ पे पार्टीज़ कैसी होनी चाहिए? मल्टीपल पार्टी होनी चाहिए। मल्टीपल पार्टी मतलब जब बहुत सारी पार्टीज़ होंगी उसमें से आप किसी एक को चुनोगे, दैट में इलेक्शन वहाँ पर सही तरह से हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है। यहाँ पर एक ही पार्टी है, ज़बरदस्ती उसी पार्टी को वोटिंग राइट दिया हुआ है, उसी को वोट करना है, और अदर जो भी इलेक्शन लड़ने आता है उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो क्या चाइना में हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। एक ही पार्टी है, जबकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने के लिए मल्टीपल पार्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होंगी, तब आप उनमें से किसी एक को चुन रहे हो, दैट मीन्स यू इलेक्टेड, मतलब आपने चुना है। लेकिन एक ही पार्टी है, उसमें आपको उसी को वोट देना है, अदर पार्टी तो कोई है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी स्टोरी है आपकी मैक्सिको की। मैक्सिको में सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में मैक्सिको क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अब मैक्सिको में भी हर 6 साल बाद क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज बोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। अब यहाँ पर एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, ठीक है। 2000 तक एक ही पार्टी यहाँ पे बार बार जीती रही। कौन सी पार्टी थी? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी का नाम याद रखना, 1 नंबर में इस पार्टी की फुल फॉर्म आ सकती है। PRI की फुल फॉर्म आती है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। द PRI वॉज नोन यूज टू मैन। अब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें तो मैक्सिको में डेमोक्रेसी है नहीं। हमने डेमोक्रेसी में जाना, इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, एवरी 6 ईयर में यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज बोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। यहाँ पर एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, PRI। हम कह सकते हैं कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, हो सकता है वो फेमस पार्टी हो सकता है वो अच्छी पार्टी हो, बार बार जीत रही हो, बट
द PRI वॉज नोन यूज टू मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। लेकिन जो PRI पार्टी थी यहाँ पे वो मैनी डर्टी ट्रिक्स को आजमा रही थी, जैसे ज़बरदस्ती वोट लेना, इस तरह की ज़बरदस्ती करना, ये डेमोक्रेसी में नहीं है। इसलिए हम यहाँ जो पार्टी जीत रही थी PRI, यानी कि वो अपनी फेमस पार्टी की वजह से नहीं जीत रही थी, वो डर्टी ट्रिक्स की वजह से जीत रही थी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, सेकंड फीचर में हमने पढ़ा अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि हमने देखा चाइना में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इस एक पार्टी से जिसको भी इलेक्शन लड़ना होगा उसको इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि एक ही पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो यानी कि मल्टीपल पार्टीज है नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉजिंग। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी में जो पावर में है उसको हटाया भी जा सके। मैक्सिको के केस में हमने देखा, मैक्सिको में भी इलेक्शन हो रहे थे, एवरी 6 ईयर हो रहे थे, बट यहाँ पर एक ही पार्टी जीत रही थी, PRI। PRI जो थी वो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती, मतलब अगर इलेक्शन में किसी को जोर ज़बरदस्ती से वोट लिया जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो सेकंड फीचर आपको क्लियर हो गया। एक बार हम रिकॉल करते हैं वापस से। फर्स्ट फीचर में हमने जाना इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जिसके हाथ में होनी चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। लेकिन हमने पाकिस्तान वाले केस में देखा, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, इन्होंने क्या करा? अपने पावर को इन्होंने हाथ में ले लिया। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन भी चेंज कर दी। डेजिग्नेशन चेंज करने के बाद इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करा, जिसके तहत इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन्होंने सारी पावर को प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी। उसके बाद जो इलेक्टेड वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने पावर हटा सकते हैं, ऐसी पावर रख ली। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। सेकेंड फीचर में हमने जाना इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो पावर जो अभी करंट में पावर में उसको हटाया भी जा सके, ऐसी पावर जनता के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन चाइना वाले केस में देखा, यहाँ पर एक ही पार्टी है, उस एक ही पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चाइना में भी इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं है। मैक्सिको के केस में जाना, हमने मैक्सिको में इलेक्शन भी हो रहे थे, एवरी 6 ईयर इलेक्शन हो रहे हैं, एक पार्टी जीत रही है, हो सकता है वो फेमस पार्टी हो, अच्छा काम कर रही हो, जीत रही हो, जनता जिता रही हो थे। बट यहाँ पे मैक्सिको वाले केस में देखा, जो PRI पार्टी जीत रही थी वो डर्टी ट्रिक्स से जीत रही थी। दैट मीन्स वो ज़बरदस्ती लोगों से डरा धमका कर वोटिंग राइट ले रही थी, वोट करवा रही थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड फीचर्स आपका बताता है आपको, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये हमने डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर बता दिया है। बट अब हम एक केस से जानेंगे, सऊदी अरब। इन सऊदी अरब विमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। अब सऊदी अरब में देखिए, विमेन को वोटिंग राइट नहीं था, तब नहीं था, लेकिन अभी है। ठीक है, अब यहाँ पर विमेन को हमने देखा सऊदी अरब में वोटिंग राइट नहीं था। Estonia has made its citizenship rules in a such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब जो एस्टोनिया की बात करें हम, एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल ऐसा था कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी थी उनको वोटिंग राइट लेने में भी डिफ़िकल्ट हो रहा था, मतलब उनको प्रॉपर वोटिंग राइट भी नहीं मिल रहा था। इन फिजी वाले केस में देखें, In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji। अब फिजी वाले केस में हम देखेंगे, जो इंडियन फिजी थे वहाँ पर इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू कम थी, और जो इंडिजीनियस फिजी, दैट मीन्स इंडिजीनियस फिजी मतलब जो वहीं के फिजी मूल जो स्थायी निवासी थे, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी। और जो इंडियन फिजी थे, जो यहाँ पे वर्कर काम के अकॉर्डिंग उस टाइम गए हुए थे, प्लांटर्स के अकॉर्डिंग जब वहाँ पे गए हुए थे और वहीं जाकर बस गए, वो थे तुम्हारे इंडियन फिजी। इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू कम है। जबकि हमने डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर्स में जाना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर एक पर्सन को वोटिंग राइट होना चाहिए, हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सऊदी अरबिया में हमने देखा यहाँ पर राइट टू वोट नहीं था, बट अब है। ठीक है, एस्टोनिया वाले केस में हमने देखा यहाँ पे रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट लेने में प्रॉब्लम हो रही है।
फिजी केस में देखा हमने कि इंडिजीनियस फिजी थे, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी, और जो इंडियन फिजी थे वहाँ पर उनके वोट की वैल्यू कम थी। तो डेमोक्रेसी लिंग में हमने जाना, डेमोक्रेसी में क्या है, हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ फीचर्स पे हम चलेंगे अपने। फोर्थ फीचर है हमारा, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो रूल करेगी विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। इसको हम जिम्बाब्वे की स्टोरी से देखेंगे एक बार। जिम्बाब्वे गेन इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी मिल गई थी। सिंस देन द कंट्री हैड बीन रूल्ड बाय द पार्टी जानू पीएफ, और वहाँ पर जानू पीएफ पार्टी थी जिसके द्वारा रूल किया जा रहा था। दिस पार्टी लेड फ्रीडम स्ट्रगल इन द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे, और जो यहाँ पे लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे को पब्लिक सपोर्ट था क्योंकि इन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था, इसलिए लोग इन्हें वोट करते थे। इनकी पार्टी थी जानू पीएफ। जिम्बाब्वे में हमने देखा जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी मिल गई थी। वहाँ की पार्टी थी जानू पीएफ जो कि रूल कर रही थी, और इनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। Since then the election had held at a regular pace and won by जानू पीएफ, और तब से लेकर इलेक्शन में हर बार एक ही पार्टी जीत रही थी, वो थी जानू पीएफ। यहाँ तक ठीक था बिल्कुल। अब आगे देखेंगे हम। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। अब देखिए प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर थे नो डाउट, बट ही ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। अब वो आगे इलेक्शन जीतने के लिए क्या करने लग गए, अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करने लग गए। देखिए जब एक बार पावर किसी के हाथ में आती है तो वो उस पावर को बनाए रखना चाहता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट मुगाबे भी इलेक्शन आगे जीतने के लिए वो क्या करने लग गए, अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करने लग गए। ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। ओवर द ईयर जो इनकी गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब क्या करने लग गई, चेंज करने लग गई। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। टेलीविज़न और रेडियो पर भी इन्होंने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर नहीं है, यहाँ पर लीडर ऊपर हो गया है। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ ऊपर नहीं है, लीडर ऊपर हो गया है। अब जिम्बाब्वे वाले स्टोरी में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो रहा है, इलेक्टेड लीडर डिसीजन भी ले रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डेमोक्रेसी कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होगी जो रूल कर रही है विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, जहाँ पर सिटीजन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी, रिस्पेक्ट की जा रही होगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, रॉबर्ट मुगाबे पब्लिक सपोर्ट से आए थे, लोग इन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम इलेक्शन आगे जीतने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लग गए, कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज करने लग गए। इसका मतलब हम जिम्बाब्वे में भी कहेंगे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ तक चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने जाना, एक बार रिकॉल करेंगे फटाफट से। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार रिकॉल करो। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो रूलर्स होगा वो इलेक्टेड होगा किसके द्वारा, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी के हमने फिर 4 फीचर्स पढ़े। फर्स्ट फीचर में हमने जाना जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो उस व्यक्ति के हाथ में होगी जिसको जनता ने इलेक्ट करा है। अब इलेक्शन की बात हुई है तो सेकंड फीचर में हमने जाना इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो करंट में पावर में है उसको पावर से हटाया जा सके, उसके हारने की भी चांसेस हो, ऐसी पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथ में होना चाहिए। थर्ड फीचर में हमने देखा इलेक्शन इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। दैट मीन 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इलेक्शन में इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया, फिजी, इस वाले केस में हमने देखा यहाँ पर इलेक्शन में इक्वलिटी नहीं थी। फोर्थ फीचर्स में हमने देखा जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो रूल किसके अकॉर्डिंग करेगी, लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स की क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। बट जिम्बाब्वे वाले केस में हमने देखा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुआ, इलेक्टेड लीडर डिसीजन भी ले रहा है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल से ऊपर हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होगी जो रूल कर रही है विद इन लिमिट सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to Nas Zone. इसके आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।